नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे और इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर भी निशाना साध सकते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी जमकर हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। एनडीए के नेता बैठक के लिए थोड़ी देर में संसद भवन में जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र को लेकर एनडीए की ओर से आगे की रणनीति तय हो सकती है। तो आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए के नेता बैठक के लिए थोड़ी देर में संसद भवन में जुटेंगे और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र को लेकर एनडीए की ओर से आगे की रणनीति तय हो सकती है। तो आज जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देंगे, शाम 5 बजे लोकसभा में वे अपनी बात रखने वाले हैं। और उसके पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनडीए के नेता बैठक के लिए थोड़ी ही देर में संसद भवन में जुटने लगेंगे। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र को लेकर एनडीए की ओर से आगे की क्या रणनीति हो सकती है, इसको लेकर मंथन होगा। क्योंकि आपने देखा है विपक्ष के तीखे तेवर हैं। नीट को लेकर वे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और दूसरी तरफ विकास का जो दावा मौजूदा सरकार करती है, उस दावे को भी लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश में संसद में जुटा हुआ है। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया, उसके बाद आज राष्ट्रपति के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे और थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और आगे की क्या रणनीति होगी, इसे तय किया जाना है। तो सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष भी है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सत्र चल रहा है, इसमें दोनों ही पक्ष की मौजूदगी और दोनों ही पक्ष की सामंजस्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता के मुद्दे को लेकर सत्र में बात होनी चाहिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि नीट का जो मुद्दा है उसे लेकर काफी आक्रोशित विपक्ष नजर आ रहा है। और जो विपक्ष के घटक दल हैं वो इस बात को लेकर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि नीट जैसे एग्जाम में आखिरकार गड़बड़ी कैसे होती है। ये जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसको लेकर जांच की बात की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और साथ ही साथ तुरंत इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, सरकार को ये भी मांग रखी गई है। थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रीफ करेंगे और जाहिर सी बात है कि आज सत्र के दौरान क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर बातचीत होगी। और बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि संसदीय दल की बैठक के लिए तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संसद पहुंच चुके हैं। एनडीए की बैठक है और आगे की रणनीति को लेकर सत्र के पहले चर्चा होनी है, किस तरीके से जवाब देना है, कितना सधा हुआ जवाब देना है, साथ ही विपक्ष को किस तरीके से उनकी ही जो आरोप है उस पर जवाब देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। और कल हालांकि आक्रोश भी नजर आया था सत्र के दौरान, लेकिन आज देखना यह है कि होने वाले एनडीए संसदीय दल की बैठक में क्या रूपरेखा तय होती है, क्या रणनीति बनाई जाती है। और दूसरी तरफ आज शाम 5 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज अपनी बात रखेंगे, लोकसभा में जवाब देंगे। शाम 5 बजे लोकसभा में वे अपनी बात रखते हुए नजर आने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान को लेकर भी निशाना साध सकते हैं। संसद की कार्रवाई के दौरान आज भी जमकर हंगामे होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है।
कि सत्ता पक्ष को और भी कई मुद्दे एकत्रित करके रखा हुआ है घेरने के लिए, और इस बार विपक्ष ने सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र पर भी फोकस किया है कि उन्होंने क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए हैं और कितना सिर्फ जुमले में दिखाया गया है, ऐसा कहना है कांग्रेस का खास तौर पर। और कांग्रेस यानी कि विपक्ष का जो घटक दल है उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वे लगातार उन मुद्दों को उठाते रहेंगे जो जनता के हित में है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं दिल्ली से। विनीत, कल काफी हंगामा हुआ था, आज कैसे आसार नजर आ रहे हैं? क्या क्या वो मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष घेर सकता है, और साथ ही बैठक से संबंधित जो जानकारी है वो भी दीजिए। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो संसद भवन परिसर में शुरू हो गई है। जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में यह बैठक शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा और एनडीए सांसदों को निश्चित तौर पर वो संदेश देंगे कि आखिरकार किस तरह से, जिस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार पर हमले कर रहा है, उसका किस तरह से जवाब दिया जाए, किस तरह से प्रखरता से जवाब दिया जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एनडीए के सांसदों को बताएंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी हो या फिर एनडीए के अन्य घटक दल हो, वो लगातार ये कहते रहे कि जिस तरह से कल राहुल गांधी का बयान आया, उनका साफ तौर पे आरोप था कि राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं गलत आंकड़े जो है वो दे रहे हैं, गलत तथ्य जो है वो दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को 2 बार टोका था। इसके साथ ही साथ कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के तथ्यों पर वह सवाल खड़े किए थे और उन्हें वेरीफाई करने की बात भी उन्होंने कही थी। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसदीय दल की बैठक जब होगी, एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें वो जो है वो बात रखेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लाई भी होना है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो हुई है, उस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होना है, उसमें भी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उन पर भी जो है वो बयान वो देंगे। चाहे अगर हम बात करें नीट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो सेना में से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या फिर सरकार में की शुचिता और पारदर्शिता का जुड़ा हुआ मुद्दा हो, आरएसएस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जवाब देंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी का साफ तौर पर मानना है, जैसा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा था कि आंकड़ों के साथ जो है वो खिलवाड़ जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, गलत आंकड़े जो है वो पेश कर रहे हैं। चाहे एमएसपी को लेकर के बीच हमने देखा कि कल शिवराज सिंह चौहान ने भी, राहुल गांधी जब एमएसपी की से जुड़े हुए बात कर रहे थे, उन्होंने एमएसपी को लेकर के भी अपनी बात कही थी और साफ तौर पे कहा था कि सरकार ने जो है वो किसानों के हित में एक बेहतर काम किया है। तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जो है वो जवाब जो है वो लगातार विभिन्न मंचों पर दिया जा रहा है। लेकिन संसद में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, वहां पर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में जो है वो अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है कि आज शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग माना जा रहा है 5 बजे जो है वो लोकसभा में अपनी बात रखेंगे, उस वक्त वो क्या कहते हैं, इसी रणनीति को लेकर के यहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में चर्चा भी होगी। जी बिल्कुल। साथ ही विनीत, आज बताइए कि आज किस तरीके का सत्र रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल तो हंगामा बरपा था, नीट को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, और राहुल गांधी के कल दिए गए भाषण के बाद से देखा जा रहा है कि कल अमित शाह भी काफी नाराजगी व्यक्त किए थे, हिंदुत्व को लेकर एक बार निशाना साधा गया उन पर फिर से, और देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से बात रखी गई थी उसको लेकर घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आज कैसे आसार नजर आ रहे हैं, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिनको उठाया जा सकता है आज? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर के बयान दिया था, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन्हें टोका था और कहा था कि हिंदुओं को जो है वो इस तरह से वो नहीं कह सकते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता कि आखिरकार हिंसक होते हैं। हालांकि उसके बाद जो है वो राहुल गांधी की ओर से जो है वो सफाई आई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हिंदुओं को नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह के बीजेपी पर वो जो है वो इस तरह के आरोप
आरोप जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि वो हिंदुओं को लेकर के इस तरह की बयान जो है वो दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कल हमारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म के प्रति जो है वो बयान देते हैं, क्या वो अन्य धर्मों के प्रति भी वो जो है वो इस तरह के बयान जो है वो दे सकते हैं। इसको लेकर के भी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री माफ कीजिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है वो बयान में दिया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अमित शाह ने भी उनके विभिन्न बयानों पर जो है वो आपत्ति जताई थी और कहीं न कहीं सदन में जो है वो लोकसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि वो जो तथ्य दे रहे हैं सदन को जो है वो गुमराह करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके जो तथ्य हैं या फिर उनके जो आंकड़े हैं उनको जो है वेरीफाई किया जाए, इसकी बात जो है वो अमित शाह ने की थी। तो निश्चित तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है वो बयान में दिए जाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही विनीत, कल हमने सुना कि अयोध्या का मुद्दा भी काफी गूंजा सदन में। अयोध्या एक ऐसा मुद्दा है जो सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर घेरता हुआ नजर आता है सत्ता को। जी निश्चित तौर पर अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर के जो है वो विपक्ष जो है वो कह रहा है कि क्योंकि वो बीजेपी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये आरोप था कि कहीं ना कहीं जो है अयोध्या वासियों को दूरी में रखा गया। इसके साथ ही साथ जिस तरह से राहुल गांधी पे जब बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां पर हवाई अड्डे का निर्माण हुआ और मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया, तो इसको लेकर के भी जो बयान है या फिर सरकार की ओर से इसको लेकर के सफाई जो है वो दी जाएगी। हालांकि एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद हमारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हो रही थी। अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि जो हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था उसको लेकर के लगभग 1200 करोड़ रुपया जो है वो मुआवजा जो है वो जमीन को लेकर के वहां के जो लोग थे उन्हें दिया गया। तो साफ तौर पर वह सरकार की ओर से हो या फिर बीजेपी की ओर से हो वो सफाई दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह की गलत बयानी जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है और कैसे हंगामा होता है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलता है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, 3 हॉस्टल पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हो रही है। संत रविदास नगर में निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको याद होगा कि न्यूज 18 ने कुछ दिन पहले भी अवैध तरीके से बनाए गए हॉस्टल को जमींदोज करती हुई वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। और ये कोई पहला हॉस्टल नहीं है, ऐसे न जाने कितने ऐसे हॉस्टल बने हुए हैं जो कि अवैध निर्माण के अंतर्गत आते हैं। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, 3 हॉस्टल पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई, संत रविदास नगर में निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, क्या ये वही हॉस्टल है जहां पर कुछ दिन पहले एक बार फिर प्रशासन ने निगम ने कार्रवाई की थी और हॉस्टल को तोड़ा था, और उसके पीछे जो लगातार अवैध तरीके से हॉस्टल बनाए गए थे, क्या ये वही एरिया है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, ये वही एरिया है। सर्वदा नगर, संत रविदास नगर, हरिदाम नगर, ये आसपास छोटे छोटे नगर कॉलोनियां है, लेकिन ये सब एक दूसरे से लगे हुए हैं और पूरा जो क्षेत्र है ये भंवर कुआं क्षेत्र कहलाता है। और भंवर कुआं क्षेत्र में सबसे ज्यादा हॉस्टल्स बने हुए हैं, सबसे ज्यादा छात्र वहीं रहते हैं, क्योंकि आसपास ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, होलकर कॉलेज, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूट है वो भंवर कुआं क्षेत्र के आसपास है। इसलिए छात्रों की भीड़ सबसे ज्यादा वहीं रहती है, छात्र वहीं रहते हैं। 100 से ज्यादा हॉस्टलों को चिन्हित किया गया था जो जिनका अवैध निर्माण हुआ था। कहीं पर ग्रीन बेल्ट में निर्माण हुआ है तो कहीं पर नक्शे के विपरीत में निर्माण किया गया है। तो नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण किए गए थे। 100 हॉस्टल को चिन्हित कर लिया गया था और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यानी जो अवैध निर्माण हुए हैं और उसमें लगातार नगर निगम का बुलडोजर का एक्शन जारी है और आने वाले समय पे इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये बड़ी कार्रवाई तो देखने को मिलेगी मिथिलेश, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, जैसे कि आपने पिछली बार भी बताया था कि एक्शन लिया जाता है, अवैध निर्माण को हटा दिया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से दोबारा बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो इस पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बिल्कुल इस पे ही रोक लगाना सुनिश्चित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए, उन अफसरों पर भी कार्रवाई करना चाहिए कि जिसके रहते हुए ये हॉस्टल का निर्माण हुआ है। अगर कोई हॉस्टल निर्माण हुआ है तो जो भवन अधिकारी है वो क्या कर रहे थे, तहसीलदार है वो क्या कर रहे थे, जिनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है जिन अधिकारियों की, वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। उस दिन भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि 4 मंजिला जो नया हॉस्टल बन रहा था उसे तो तोड़ा गया, लेकिन ठीक उसके पास में एक हॉस्टल है जिसे 5 साल पहले तोड़ा गया था, लेकिन जब उस दिन जब हम मौके पर पहुंचे तो वो हॉस्टल हूबहू इसी तरीके से वापस से बन चुका था और उसमें गर्ल्स हॉस्टल संचालित था, यानी बड़ी संख्या में उसमें गर्ल्स रह रही थी। तो 5 साल पहले अगर वो अवैध निर्माण था तो 5 साल बाद वो अवैध निर्माण वही कैसे हो गया? जाहिर सी बात है, ऊपर से लेकर नीचे तक 60 गांठ है, मिली भगत है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जो रसूखदार हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, उनके हॉस्टल छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन बाकी हॉस्टल तोड़ दिए जाते हैं। शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। खाद और दवा की दुकानों पर छापा पड़ा। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने छापेमार कार्रवाई की है। कोटा विकास खंड के धुमा सहकारी समिति में कार्रवाई की गई है। एक्सपायरी नैनो यूरिया के बेचने पर लगाई गई रोक। खाद के 470 बैग सील किए गए। बिना लाइसेंस के बेच रहे थे कीटनाशक। 600 लीटर कीटनाशक की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर छापा मारा गया है। खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां खाद और दवा की दुकानों पर छापा मारा गया। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाई बेची जा रही थी, खाद और दवा की दुकानों पर छापा पड़ा है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? निश्चित रूप से देखिए, खेती किसानी का दौर चालू हो गया है। कलेक्टर ने यह निर्देशित किया है कि जहां जहां भी जिला सहकारी समिति है और जो प्राइवेट दुकान, दवाई दुकानों के जो विक्रेता हैं, उनकी सघन जांच की जाए, छापेमार कार्रवाई की जाए। इस दौरान जो विकास खंड कोटा है वहां पर सहकारी समिति, वहां पर एक्सपायरी नैनो यूरिया का जो विक्रय करते हुए पाया गया है। इसके साथ ही जो निजी दुकान है वहां पर 470 बैग विभिन्न प्रकार के खादों को सील किया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस बगैर वहां पर 600 लीटर जो है कीटनाशक बिक्री करते हुए पाया गया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कृषि खाद्य एवं दवाई दुकानों में देखने को मिली है और ये जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अवैध एक्सपायरी दवाओं को बेचा जाता है। इसके अलावा जो बगैर लाइसेंस के जो दवाई दुकान है वो लगातार किसानों को अमानक तरीके की जो दवाएं हैं वो वितरित करते हैं। इसको लेकर निर्देशित भी किया गया है, जिसके परिपालन में आज लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अमानक जो दवाइयां हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो उमेश, जैसा कि बता रहे हैं कि खाद और दवा अवैध तरीके से यहां पर बेचा जा रहा था। 470 बैग एक्सपायरी नैनो यूरिया यहां से मिला है और लगातार इस तरीके की कार्रवाई का दावा अब किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाई पर भी रोक लगाई गई है। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसा हुआ। सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई। कंटेनर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में युवती की मौत हो गई। मां और भाई घायल हुए हैं। बड़वानी जिले की रहने वाली युवती बताई गई है। बड़ी खबर खंडवा से है, जहां पर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई है। कंटेनर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में युवती की मौत हुई। मां और भाई घायल हो गए हैं। बड़वानी जिले की रहने वाली युवती बताई जा रही है। तो इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। देर रात ही पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर एक कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मां और भाई बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। बड़वानी जिले की रहने वाली युवती बताई जा रही है, जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। तो भीषण सड़क हादसा खंडवा से, जहां पर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां सकरी में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। अटलावास के 70 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। इलाके में साफ सफाई की कमी है। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया है और अब कैंप लगाकर लोगों का लगातार जांच की जाएगी। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लगातार फैलती है और इससे लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है। खास तौर पर अपने आसपास गंदा पानी एकत्रित ना होने दें। साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बारिश के दिनों में ये डायरिया का प्रकोप ज्यादा फैलता है।
70 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित बताए गए हैं। इलाके में साफ सफाई की कमी, गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया है। और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है इलाके में? देखिए, बारिश के दिनों में जल जनित जो बीमारी है उनकी आशंका बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे ही सकरी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ना तो साफ सफाई होती है, ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी यहाँ पर लोगों को मुहैया हो रहा है, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि उल्टी दस्त से लगभग 70 से अधिक जो है लोग वो पीड़ित मिले हैं। हालांकि जैसे इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी, मौके पर कैंप लगाया गया है। सर्वे के जरिए लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है। जो बीमार है उनको तत्काल दवा दिया जा रहा है। हालांकि जो स्थिति है वो काबू पर है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि साफ सफाई और पीने के लिए जो शुद्ध पानी की लगातार बात कही जाती है वो वहां पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया की जद में आ रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है अटल आवास में पीने की पानी की शुद्ध व्यवस्था कब करती है प्रशासन। इसके अलावा जो साफ सफाई की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है उसको कैसे बेहतर करेगी, इस पर भी सवाल उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया। 70 लोग बीमार पड़े, इलाज जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी। इंदौर में युग पुरुष आश्रम में 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 दिन में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। खून में इंफेक्शन की आशंका जताई गई है। 12 साल के करण और 7 साल के आकाश की मौत हुई। अलग अलग जिलों से आए थे दोनों बच्चे। मल्हारगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार इन बच्चों की मौत क्यों हुई है। खून में इन्फेक्शन हुआ, ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। योग पुरुष आश्रम का ये पूरा मामला है। इंदौर में युग पुरुष आश्रम में माफ कीजिएगा 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 दिन में 2 बच्चों की मौत के बाद से कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। खून में इन्फेक्शन की आशंका जताई गई है। 12 साल के करण और 7 साल के आकाश की मौत हुई है। अलग अलग जिलों से ये दोनों बच्चे आए हुए थे। मल्हारगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है क्योंकि खून में इन्फेक्शन होना बताया जा रहा है। बेटा जल्दी ठीक हो जाओगे ना, चलो। तो युग पुरुष आश्रम में ये सभी बच्चे आप देखेंगे कहीं ना कहीं बीमार हैं और इसमें एक 12 साल का बच्चा है, एक 7 साल का बच्चा है जिसकी मौत हो गई है। और ये काफी संदिग्ध पूरा मामला समझ में आ रहा है। संवाददाता मिथिलेश जुड़े। मिथिलेश, बहुत ही संदिग्ध पूरा मामला समझ में आ रहा है। खून में इन्फेक्शन क्यों हुआ और क्या और भी बच्चे हैं जो कि बीमार हैं? 2 बच्चों की मौत हो गई। अब देखिए, अभी तक जो बात सामने आई कि एक कृष्णा करके हैं, कृष्णा उनका नाम है, वो सबसे पहले बीमार हुए थे और उनके जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन आया था। उसके बाद कई सारे बच्चे एक साथ बीमार हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी तक आशंका जताई जा रही कि ब्लड सैंपल ब्लड में इन्फेक्शन है। जो ब्लड सैंपल लिया गया उसमें इन्फेक्शन की बात कही जा रही है। लेकिन इंदौर कलेक्टर जो है आतिश सिंह, वो भी अस्पताल मौके पहुंचने वाले हैं। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अलग अलग चीजें अभी तक सामने आ रही हैं। डॉक्टर से बात हुई, कुछ बच्चों में डिहाइड्रेशन की भी शिकायत मिली है, कुछ बच्चों में पुराना कोई बीमारी था वो बात भी सामने आ रही है। तो अभी चीजें अलग अलग है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कुछ चीजें अलग अलग आ रही है। लेकिन बच्चों की मौत होना, 2 दिन में 2 बच्चों की आखिर मौत कैसे हुई है, ये सबसे गंभीर विषय है। बोले कि मौके पे पहुंच रहे, हर बच्चे डॉक्टर की निगरानी में है। कई सारे बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा। और ये वो बच्चे हैं जो युग पुरुष आश्रम में है, ये दिव्यांग बच्चे हैं। वहां पे 200 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे रहते हैं। अलग अलग शहरों से इन बच्चों को इस आश्रम में लेकर आया गया था और अचानक से एक बच्चे की तबीयत खराब होती है और एक बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद कई सारे बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से वो काफी बीमार होते हैं। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनकी उम्र एक की 12 साल और दूसरे की 7 से 8 साल लगभग उम्र बताई जा रही है। लेकिन मौत जो हुई है वो स्पष्ट अभी तक वजह साफ नहीं हो पा रही कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। लेकिन ठीक है, शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।